Hey guys, what's up? Kya chal? This is CN Nikunj Goenka, your tax mentor. Hopefully, you are doing good and your examination ka preparations are going absolutely fantastic. In this video, I am going to discuss the model question paper of CMA Final December 2023 examinations का new syllabus का paper number 19 that is indirect tax laws and practice. अपने paper number 19 IDT का जो MTP आया है मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है जो कि CMA फाइनल स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, इस वीडियो में हम उसका आंसर्स फटाफट डिस्कस करेंगे. थ्योरी क्वेश्चंस भी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है. थ्योरी क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको आंसर करना है. अपना मेन फोकस रहेगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये चेक करना है कि आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेक्ट है कि नहीं है. तो चलो फटाफट एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं सर कि मॉडल क्वेश्चन पेपर पेपर नंबर 19 इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस न्यू सिलेबस का दिसंबर 23. गाइस जो ओल्ड सिलेबस का इंस्टीट्यूट ने मॉडल टेस्ट पेपर निकाला है वो इंटरमीडिएट लेवल का पेपर बस दे दिया है. तो मेरे हिसाब से वो डिस्कशन करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि आप खुद से अगर देखोगे तो आपको सब कुछ याद रह जाएगा और उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन है ना गलत दिए हुए हैं. तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूं कि आप प्लीज मॉडल टेस्ट पेपर एंड ऑल पे ज्यादा फोकस मत करिए फॉर ओल्ड सिलेबस. न्यू सिलेबस का मुझे अच्छा लगा, नया तरह का सम्स मुझे लग रहा है, तो मैं फाइनल स्टूडेंट्स के लिए ये डिस्कस कर रहा हूँ. ओल्ड सिलेबस वालों का जो पेपर है वो बिल्कुल भी आई वॉज नॉट हैप्पी, बिकॉज वो इंटरमीडिएट का क्वेश्चन वहां पे इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया. जो 3 4 5 टर्म पहले आता था वो इन्होंने यहाँ पे डाल दिए. कुछ सम्स तो ऐसे भी है जो कि अब अमेंडमेंट आ चुका है, वो डिलीट हो चुका है, उसके बावजूद भी वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, तो मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अपना टाइम वेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. बट न्यू सिलेबस का जो सीएमए फाइनल का आईडीटी का पेपर है दैट वाज ओके, दैट वाज गुड. आप ये जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करके जाना, न्यू सिलेबस वाले तो प्रैक्टिस करेंगे ही. तो दिसंबर 23 न्यू सिलेबस का पेपर है सर. फुल वीडियो देखिएगा, पूरा का पूरा आपको आंसर्स में प्रैक्टिस कराऊंगा, टेस्ट कराऊंगा. आप अपना आंसर्स को मेरे आंसर्स के साथ वेरीफाई कर लेना और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से एग्जामिनेशन में अपने आप को प्रिपेयर करना है. तो गाइज एज यू ऑल नो कि न्यू सिलेबस में आपको 15 एमसीक्यूज, यानी क्या यहाँ पे अब कस्टम्स, एफटीपी और जीएसटी का अलग अलग बाइफर्केशन नहीं होगा, जो भी है एक साथ आपको मिक्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है ना, तो यहाँ पर 15 एमसीक्यूज है, 15 इंटू 2 मार्क्स ईच, 30 मार्क्स का यहाँ पे आपका एमसीक्यू है. ठीक है, ये भी इजी लेवल का एमसीक्यू है, बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्टी लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगी. चूज द करेक्ट ऑप्शन. अंडर जीएसटी एक्ट अ सप्लाई ऑफ असो, मैंने पहले प्रैक्टिस कर लिया, मैंने पहले अपना आंसर्स निकाल दिया है सो दैट मेरा वीडियो टाइम कम लगे. अंडर जीएसटी एक्ट अ सप्लाई ऑफ assortment of sweets, chocolates and firecrackers packed in a gift hamper is what? Sir, obviously this is a mixed supply, क्योंकि this can be independently supplied and this is not naturally bundled in the ordinary course of business. Next question. What happens if the turnover of a registered person paying tax under composition scheme during the year 22-23 crosses the threshold limit? अगर आपका turnover क्रॉस कर गया थ्रेशोल्ड लिमिट ड्यूरिंग द करंट ईयर 22-23, अगर आपका टर्नओवर क्रॉस कर गया थ्रेशोल्ड लिमिट, इन दैट सिचुएशन आपका क्या होगा? व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस? तो इन दिस सिचुएशन गाइस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ही विल सीज टू रिमेन अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम विद इमीडिएट इफेक्ट. इमीडिएट इफेक्ट से वो कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएगा. इमीडिएट इफेक्ट से वो कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएगा. द वैलिडिटी ऑफ द कॉम्पोजिशन स्कीम इज ओनली टिल द टाइम व्हेन इट डज नॉट क्रॉसेस द turnover limit. The moment it violates any of the conditions, that it will definitely be not eligible to offer composition scheme. Mr. Hay has started intra-state supply of goods from Delhi. He is required to obtain registration if his aggregate turnover exceeds. दिल्ली में बात कर रहा है, गुड्स का बात कर रहा है, तो यहाँ पर 40 लाख की लिमिट हो जाएगी सर. अगर वो रजिस्ट्रेशन तभी लेने के लिए एलिजिबल होगा अगर उसकी टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर जाती है तो. ठीक है ना. नेक्स्ट. Kesar Maharaj, a registered supplier, gave a classical dance performance in an auditorium. The consideration charged for the said performance is 1,60,000. ये सेम टू सेम सीए इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन से लिया गया और फाइनल में भी आपसे पूछा गया है. तो केसर महाराज एक सप्लायर है, आर्टिस्ट है, परफॉर्मेंस दे रहा है क्लासिकल फॉर्म में, ऑडिटोरियम में कंसिडरेशन ले रहा है मोर देन 1.5 लाख, तो ये टैक्सेबल सप्लाई है. सच परफॉर्मेंस इज नॉट फॉर प्रमोशन फॉर एनी प्रोडक्ट सर्विस. और कंसिडरेशन 1.5 लाख क्रॉस कर गया तो ये टैक्सेबल सप्लाई है. जीएसटी का रेट्स आपको दिया हुआ है. अज्यूम दैट द सर्विसेज सप्लाइड बाय हिम टू बी इंटरेस्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ठीक है, तो यहां पर आपका ट्रू क्या होगा सर? तो 1,60,000 में जो 9% होगा दिस विल बी सीजीएसटी. तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा?
14,400 एंड सेम वैल्यू हो जाएगा SGST का which will always also be 14,400. तो ऑप्शन नंबर बी is the correct answer. Kesar Maharaj is liable to pay CGST and SGST of 14,400 and 14,400 respectively. This will be the correct answer. Next, calculate the FOB value, free on board value from the following. X factory price of the exporter कितना है? 10,000. Expenses up to loading of the goods by the foreign exporter. Foreign exporter goods load कर रहा है तो उसका loading expense कितना है? 12,000. पोस्ट इंपोर्टेशन कॉस्ट आपका दिया तो पोस्ट इंपोर्टेशन कॉस्ट गाइज आपको कंसिडर नहीं करना पड़ेगा. पोस्ट इंपोर्टेशन कॉस्ट आप वैल्यू में इंक्लूड नहीं कर सकते तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 22,000. ये आपका क्या हो जाएगा? एफओबी वैल्यू. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Is e-waybill mandatory in case of transport of handicraft goods? Very important. Handicraft goods को अगर आप transport कर रहे हैं from one state to another, who by a person who has been exempted from the requirement. Section 23 में हमने एक केस पढ़ा था कि if you are actually dealing in handicraft goods और आप interstate movement कर रहे हो goods का, तो in that situation भले ही आपको registration mandatory नहीं है in that situation, just because you are making interstate, अगर आप दो कंडीशन फुलफिल करते हो, आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस नहीं होना चाहिए, दूसरा आपका वेबिल इशू करना मैंडेटरी है. तो गाइस अगर आप एग्जेम्पशन ले रहे हो तो आपको वेबिल इशू करना मैंडेटरी होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, चाहे आपका कंसाइनमेंट वैल्यू जो है 50,000 से ज्यादा नहीं है तो भी आपको वेबिल इशू करना पड़ेगा. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा. ई वेबिल इज मैंडेटरी इवन इफ द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट डज नॉट एक्सीड 50,000. ठीक है, 50,000 से अगर ज्यादा नहीं है तो भी आपको वेबिल इशू करना पड़ेगा. Mr. A purchased redeemable vouchers worth rupees 8,000 on 1st January. The vouchers are redeemable against purchase of any goods. The vouchers are valid till 30th June. What will be the time of supply in case of such vouchers? ध्यान दो, Mr. A क्या कर रहा है? Redeemable vouchers purchase कर रहा है worth rupees 8,000 on 1st January. The vouchers are redeemable against purchase of any goods. Vouchers are valid till 30th June. What will be the time of supply in case of such vouchers? तो सर यहाँ पर ये जो वाउचर्स है ये कैसा वाउचर है? ये एनी गुड्स के साथ रिडीम हो सकता है. ये वाउचर्स वैलिड है 30th जून तक. तो सर डेफिनेटली ये वाउचर्स के सामने इशू करते समय सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो यहाँ पे रिडेम्पशन का जो डेट होगा दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी द योर एक्चुअल टाइम ऑफ सप्लाई का डेट. What is the time limit for taking ITC on invoices pertaining to a financial year? एक पर्टिकुलर साल का इन्वॉइसेस का आपका टाइम लिमिट क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का सर? तो यहाँ पर अपने को जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शंस गलत है, अपडेटेड नहीं है. 30th नवंबर हो चुका ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. मैंने ऑप्शन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है ना. मिस्टर राम रजिस्टर्ड इन चेन्नई हैज सप्लाइड गुड्स टू कोची फिशरीज डिपार्टमेंट. ठीक है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, ठीक है, कोची फिशरीज डिपार्टमेंट है. तो ये जो डिपार्टमेंट है इसको गुड्स सप्लाई किया गया जो राम ने किया. तो जब ये पेमेंट करेगा तो टीडीएस काटेगा अंडर सेक्शन 51 कि नहीं काटेगा, ये आपसे पूछा है. फॉर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ 2,65,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अपने पड़े एक्सक्लूडिंग टैक्सेस देखा जाता है. तो ये अगर आपका 2.5 लाख से ज्यादा होगा तो ही टीडीएस काटेंगे आप टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे, तो एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है. तो ये इंक्लूसिव जीएसटी दिया हुआ है. तो 265 को अगर ये इंक्लूडिंग जीएसटी दिया हुआ है तो एक्सक्लूडिंग टैक्स क्या होगा? 2,65,000 डिवाइडेड बाय 118 into 100 विच इज कमिंग टू हाउ मच? 2,24,576. तो ये जो वैल्यू आ रहा है ये 2.5 लाख से कम हो गया. तो अगर ये 2.5 लाख से कम हो गया तो यहाँ पर आपका जो टीडीएस है वो नहीं कटेगा दोस्त. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो 2.5 लाख से कम है. इन दिस सिचुएशन टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा. द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर6 दैट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होगा? 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. जो ड्यू डेट है वो 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होगा, ठीक है ना. ड्यू डेट जो है वो 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होगा. नेक्स्ट, जीएसटी इज पेबल बाय रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज. स्पॉन्सरशिप सर्विसेज पे आपको डेफिनेटली जो है वो जीएसटी आरसीएम में लगेगा. अब देखो बेटा इसमें क्या है ना, जीटीए सर्विसेज पे आरसीएम लगता है. जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज देते हैं उनके ऊपर आरसीएम लगता है. अब ऑब्वियसली जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होता है वो रेल के थ्रू जो है, फिर ये पैसेंजर बोला है, पैसेंजर बाय एयर. अगर पैसेंजर बाय एयर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पे कोई आरसीएम नहीं है सर, ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता. तो करेक्ट आंसर होगा स्पॉन्सरशिप सर्विसेज. व्हाट इज द जनरल फ्री अलाउंस फॉर पैसेंजर्स कमिंग फ्रॉम नेपाल, वो भी लैंड रूट? नो,
नो एग्जेम्पशन, नो जीएफए। अगर वो अदर देन लैंड रूट से होता तो फिर आप उसको जीएफए देते, बट वो लैंड रूट से नेपाल से आ रहा है तो वहां पे कोई जीएफए नहीं मिलेगा। एट प्रेजेंट मैन्युफैक्चर एंड अदर ऑपरेशंस इन विच बॉन्डेड वेयरहाउस इज नॉट अलाउड। बेसिकली कौन से बॉन्डेड वेयरहाउस में मैन्युफैक्चरिंग अलाउड नहीं है? एक तो पब्लिक में अलाउड है और स्पेशल में अलाउड है। ओनली प्राइवेट बॉन्डेड वेयरहाउस ऐसे हैं जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग अलाउड नहीं है। वैल्यू ऑफ द इनपुट्स ये आपको एफटीपी से पूछ लिया गया। कवर्ड बाय एडवांस ऑथराइजेशन इज 25 लाख। तो इसकी जो एक्सपोर्ट होगी इसका भी मिनिमम जो है 15% वैल्यू एडिशन होना चाहिए। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में हमने पढ़ा था कि जो वैल्यू एडिशन होगा वो कम से कम कितना होना चाहिए? 15% होना चाहिए दोस्त। ओके, तो ये था अपना पूरा का पूरा मॉक टेस्ट में आपका एमसीक्यूज में 15 एमसीक्यूज आपका यहाँ पे हमने कवर कर लिया, जो कि 2 मार्क्स ईच है सर। नेक्स्ट अपन आते हैं सेक्शन नंबर बी में। सेक्शन नंबर बी में गाइज अपने को थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिया है, और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि आप मतलब खुद से कर सकते हो, तो मैं अपना आपका टाइम बेसिकली यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहता, आप खुद से इसको कर लेना। बाद बाकी जो मेन क्वेश्चंस है वो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। आइए फटाफट देख लेते हैं। कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। यू कैन डेफिनेटली डू इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। Discuss non-resident taxable person, basically person who is occasionally supplying goods and services in India where he does not have any fixed place of business or usual place of residence. Analyze the provision related to filing of returns by non-resident taxable person. आप इसको आराम से इसका भी अब रिटर्न्स एंड ऑल का थ्योरी बता सकते हो कि इसका जीएसटीआर 5 का फॉर्मेट है। इसकी में अमेंडमेंट आ चुकी थी, याद करना, अगले महीने की 13 तारीख और 7 days फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन व्हिचएवर इज अर्लियर। द पर्सन हु इज टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज एनआरटीपी शुड पे द एडवांस टैक्स लायबिलिटी बिफोर टेकिंग रजिस्ट्रेशन। ही विल बी गेटिंग रजिस्ट्रेशन फॉर 90 days। आपको रिटर्न्स एंड ऑल के बारे में मेन बताना था। क्वेश्चन 3 में आइए। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अगेन सिंपल था, एग्जाम्शन से पूछा गया था। वेल बीइंग नर्सिंग होम, well-being nursing home has received following amount in the month of January in lieu of services received by it in the same month. You are required to determine its GST liability from the details given below. आपसे पूछा है सारा ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट का है, all the above transaction are exclusive of GST. Well-being nursing home is registered person under GST. तो 9 सर्विसेज है, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, palliative care for terminally ill patients at patient's home. Palliative care is given to improve the quality of the life of the patients who have a serious or life-threatening disease, but the goal of such care is not to cure the disease. तो बेसिकली ये हेल्थ केयर सर्विस ही है, क्योंकि आप पेशेंट्स को दे रहे हो। जो हेल्थ केयर सर्विसेज नर्सिंग होम द्वारा दिया जा रहा है दैट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कॉर्ड ब्लड बैंक, गाइस ये पहले एग्जेम्प्ट होता था बट इसमें एग्जेम्पशन विड्रॉ हो चुका है। ऑल्दो आपके इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में आप देखना वो एग्जेम्प्ट लिखे हैं, बट ये टैक्सेबल होगा क्योंकि इसमें एग्जेम्पशन विड्रॉ हो चुका है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्विसेज, अगेन दिस इज बेसिकली लग्जरी सर जो भी है, ये ब्यूटिफिकेशन सर्विसेज है, कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अगेन एम्बुलेंस सर्विसेज टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकली इल पेशेंट्स एग्जेम्प्ट है। Transportation of patients in an ambulance on behalf of state government against consideration, again it is ultimately leading to a healthcare services, तो ये भी जीएसटी में क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट इज अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो कि आप प्रोवाइड कर रहे हो एज अ नर्सिंग होम, तो ये भी एग्जेम्प्ट है। प्लास्टिक सर्जरी टू रिस्टोर एनाटोमी ऑफ अ चाइल्ड अफेक्टेड ड्यू टू एन एक्सीडेंट, तो चाइल्ड में कोई भी कोजेनिटल डिफेक्ट्स या कोई भी डिफेक्ट्स की वजह से अगर उसका प्लास्टिक सर्जरी हो रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। प्राणिक हीलिंग ट्रीटमेंट रेकग्नाइज सिस्टम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है और ये टैक्सेबल है। मॉर्चुरी सर्विसेज हो गया। फ्यूनरल सर्विसेज ये शेड्यूल 3 में हमने पढ़ा था, सप्लाई के स्कोप से बाहर है, तो अल्टीमेटली 24 प्लस 100 124 प्लस 120, ठीक है, ये 3 सर्विसेज यानी 244 आपके टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा, और इस पे आपको 9% सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। तो 21.96 एंड 21.96 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर बी। राम एंड कंपनी बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी सप्लाइड द फॉलोइंग इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। जनवरी में ये सप्लाई कर रहे हैं, ये सारा कॉमन सप्लाईज। कॉमन इनपुट फॉर द रेलिवेंट टैक्स पीरियड आपको दे दिया 2 लाख। जीएसटी रेट ऑन आउटवर्ड सप्लाईज 28% एंड कंप्यूट द जीएसटी लायबिलिटी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आपका सबसे पहले आउटपुट टैक्स क्या होगा। आउटपुट टैक्स एकदम क्लियर है, टैक्सेबल सप्लाई है 20 लाख, ये एग्जाम सप्लाई है, ये लैंड सेल आउटपुट टैक्स, इस पे टैक्स नहीं है। रिकवरी सर्विसेज सप्लाइड टू ओके बैंक, तो शायद
ये जो सर्विसेज होगा ये आरसीएम में टैक्सेबल होगा, तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। डिपॉजिट ऑन विच इंटरेस्ट इज रिसीव्ड, इस पे भी कोई टैक्स नहीं। तो आउटपुट टैक्स क्या है, 20 लाख पे 28% यानी 5,60,000। नाउ व्हाट वी हैव टू थिंक, आईटीसी इनपुट क्या है, यहाँ पे कॉमन इनपुट बोला है। कॉमन इनपुट कितना आ रहा है, कॉमन इनपुट 2 लाख दिए, तो 2 लाख तो आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें से कुछ पोर्शन टैक्सेबल है और कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट है। तो आइए देखते हैं एग्जेम्प्ट टर्नओवर कितना है। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एग्जेम्प्ट है। सेल ऑफ लैंड, अगर आपको याद होगा 17 सबसेक्शन 3 में शेड्यूल 3 के जो ट्रांजैक्शन है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, जो पैराग्राफ 5 है, ये कवर हो जाएगा आपके एग्जेम्प्ट सप्लाई में फॉर पर्पस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी, तो ये भी आपका एग्जेम्प्ट है। रिकवरी एजेंट सर्विसेज सप्लाइड टू ओके बैंक आरसीएम, वट एवर सर्विसेज विच आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज, ये भी आपके स्कोप में कवर्ड हो जाएगा, एग्जाम सप्लाई में कवर्ड हो जाएगा, ये भी एग्जाम्प्ट है। डिपॉजिट ऑन विच इंटरेस्ट इज रिसीव, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन टू रूल 43 में दिया हुआ है that in this situation exempt supply will not include the interest income for the purpose of allocation। आपका interest income ऐड नहीं होगा exempt टर्नओवर में, टोटल टर्नओवर में ऐड होगा बट exempt टर्नओवर में ऐड नहीं होगा सर। तो आपका 3 सप्लाई exempt है, 5 लाख प्लस 12 लाख 50 प्लस 2 लाख 50 गिव्स यू हाउ मच, 20 लाख। 20 लाख आपका exempt है और टोटल टर्नओवर कितना है, 42 लाख, और कॉमन इनपुट कितना है, 2 लाख। तो 2 लाख इंटू 20 बाई 42 लाख, ये आपका आईटीसी है। ये वो पार्ट ऑफ द आईटीसी है जो कि आपको क्या करना है, रिवर्सल करना है। क्या करना है, रिवर्सल। इतना क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा बिकॉज दिस इज अपोर्शन टुवर्ड्स द एग्जेम्प्ट टर्नओवर। अब इसमें आता है सर कि जो 2 लाख का आपका टोटल आईटीसी है ना, ये 2 लाख तो आप क्लेम कर लिए हैं, ऐसा ही होता है, आप 2 लाख तो क्लेम कर लेते हैं और आपको फिर रिवर्सल जो है ना, ये आपको आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना होता है। यानी इस पे आप 95,238 ऐड करेंगे और बेसिकली आप 2 लाख का जो आईटीसी है वो आप क्लेम करेंगे। तो मतलब आपका जो रिवर्सल है वो आपने ऐड कर दिया और आपने आईटीसी क्लेम कर लिया। तो आप 5,60,000 प्लस 95,238 माइनस 2 लाख करते हैं गाइस, तो यू आर गेटिंग योर नेट जीएसटी पेबल। आपका नेट जीएसटी पेबल कितना आ रहा है, 4,55,238। नेट जीएसटी पेबल कितना आ रहा है, 4,55,238। ठीक है, तो ये है अपना टोटल जीएसटी का कैलकुलेशन। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस, बड़ा इजी है यार, आराम से कर सकते हो। एक्सप्लेन रिलेटेड पर्संस एंड डिस्टिंक्ट पर्संस अंडर जीएसटी, ये भी बड़ा इजी है, आराम से कर सकते हो, मेरे को बोलने का दरकार ही नहीं है। क्वेश्चन 5 है एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट के मैथ से दिया गया है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज निकालने बोला है। टाइम ग्रुप बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजर, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज है जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मिस इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट इन इंडिया, फॉलोइंग सिटीज ऑफ फॉर मेसेस फेमिना मिस इंडिया अ रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन मुंबई। अपने पढ़े इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज में, अपने पढ़े इन इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज पे कि इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज अगर अपने रजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक है कि क्या, इन दिस सिचुएशन अपने पढ़े कि इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज अगर अपने दे रहे हैं रेसिपिएंट को, तो यहाँ पे इवेंट का जो लोकेशन है दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो देखो इवेंट किधर किधर हो रहा है, न्यू दिल्ली में हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है और मुंबई में हो रहा है। तो जहां जहां जो भी इवेंट का लोकेशन है दैट रिस्पेक्टिव लोकेशन विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अगर आप न्यू दिल्ली में दे रहे हो तो न्यू दिल्ली का लोकेशन होगा, चेन्नई में दे रहे हो तो चेन्नई का लोकेशन होगा, मुंबई में दे रहे हो तो मुंबई का लोकेशन विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो 12 करोड़ हो गया, 18 करोड़ हो गया, 20 करोड़ हो गया, तो टोटल जो हो गया वो आपका क्या हो गया, 50 करोड़। टोटल क्या हो गया, 50 करोड़। तो 50 करोड़ जो हो गया वो आपका टोटल जो हो गया अमाउंट हो गया सर। ठीक है ना, तो ये आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, यही अमाउंट आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट कि सर व्हाट इफ द प्लेस if this is the situation if the contract specifies the clear details। याद रखिएगा अगर कॉन्ट्रैक्ट क्लियर डिटेल स्पेसिफाई करते हैं तो ये आंसर है, लेकिन ऑल्सो डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस इफ द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज लमसम अमाउंट। ध्यान से, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक लमसम अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया, मान लो 48 करोड़, ठीक है 48 करोड़ है, लेकिन ये बोला नहीं है कि नंबर ऑफ डेज कितना है। बेसिकली आई मीन टू से अमाउंट नहीं बोला है कि कितना अमाउंट कौन से सिटी में चार्ज हो रहा है, आपको नंबर ऑफ डेज बता दिया है, तो वहां पे आप नंबर ऑफ डेज के रेशियो के हिसाब से आप अमाउंट को एलोकेट करेंगे। जैसे क्या, टोटल अमाउंट अगर 48 करोड़ है, यहाँ पे 12 डेज है, तो 12 बाई 50, आई रिपीट 12 बाई 50, तो 12 बाई 50, 48 को 12 बाई 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल बी गेटिंग 11.52। ठीक है, नेक्स्ट 18 बाई 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 से, यू विल बी गेटिंग 17.28। नेक्स्ट
20/50 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 से, यू विल बी गेटिंग 19.2। तो टोटल अब कितना आ रहा है, 48 आ रहा है ना। तो दिस विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। दिल्ली में 11.52, चेन्नई में 17.28 और मुंबई में 19.20। तो ये टोटल हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये हो जाएगा आपका टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, समथिंग डिफरेंट। मनी एक्सप्रेस लिमिटेड जयपुर is an authorized money changer registered under FEMA. It enters into the following transactions of money changing. तो इसने बहुत सारा ट्रांजैक्शंस किया, कुछ करेंसी सेल भी किया, कुछ करेंसी परचेज भी किया। आपको आरबीआई रेफरेंस रेट इस 3 करेंसी का दिया है, डॉलर का दिया है, यूरो का दिया है, पाउंड का दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस एंड टैक्स चार्जेस, assuming that if all charges, basically जितने भी चार्जेस जीएसटी में एक्सक्लूडेड है एंड आपको एप्लीकेबल रेट 18% है। तो वैल्यूएशन में हमने पढ़ा था रूल नंबर 32 में, याद होगा आपको, रूल नंबर 32 में हमने पढ़ा था सब रूल 2 में कि अगर आप मनी एक्सचेंजिंग सर्विसेज दे रहे हो तो यहाँ पे गाइस आपको आरबीआई रेफरेंस रेट अगर दिया है तो डिफरेंस इन द रेट इनटू फॉरेन करेंसी यूनिट्स एक्सचेंज्ड आपको करंट कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर आपको आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं दिया है किसी भी करेंसी का तो इनटू 1% आपको लेना पड़ेगा। और अगर क्रॉस करेंसी है, जैसे मान लीजिए दो करेंसी में ट्रांजैक्शन हो रहा है कि एक फॉरेन करेंसी टू अनदर फॉरेन करेंसी कन्वर्जन हो रहा है, दोनों का आरबीआई रेफरेंस रेट अगर अवेलेबल नहीं है तो आप रिस्पेक्टिव फॉरेन करेंसी को आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और इनटू 1% जो है आप उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है ना सर, दिस इज व्हाट यू हैव टू कंसिडर इट। तो देखो, सोल्ड $10,000 एट ₹1, ठीक है, एट ₹1, मतलब सोल्ड $10,000 और $1 है 71 रुपीज। ठीक है, आरबीआई रेफरेंस रेट क्या है डॉलर का 70, तो आप 71 में ट्रांजैक्शन के तो ₹1 सप्लाई है, तो 71 माइनस 70, 71 माइनस 70 इंटू 10,000, ये ₹1 का जो डिफरेंस है 71 माइनस 70 इंटू 10,000, दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी आवर टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज €1,000, €1 70 का है, यूरो का है 71, तो अगेन 71 माइनस 70 जो है इंटू 1000, दिस विल गिव यू 1000 रुपीज। परचेज 1000 पाउंड, 1 पाउंड इज इक्वल टू 99, पाउंड का वैल्यू क्या है 100, तो 100 माइनस 99 इंटू 1000 विल गिव यू अगेन 1000 रुपीज। सोल्ड 5000 यूनिट्स ऑफ करेंसी एबीसी, अब ये कोई एबीसी करेंसी है, कोई ऐसा करेंसी इसका रेट तो आपको दिया नहीं है, और एक एबीसी करेंसी इज इक्वल टू ₹15, तो अपने को क्या पता था 1%, तो सर 50,000 है, 50,000 यूनिट्स है उस फॉरेन करेंसी का, ₹15 का वैल्यू है, तो 50,000 इंटू 15 अगर आप करेंगे तो आपको आईएनआर मिल जाएगा, उस आईएनआर का 1% करेंगे तो यूल बी गेटिंग 7,500 रुपीज। सोल्ड $9,680 फॉर 6,800 पाउंड्स, यानी दो क्रॉस करेंसी हो गया ना, आप $9,680 बेचे हो फॉर गेटिंग, और आपको 6,800 पाउंड्स मिल रहा है, तो अब $9,680 को रुपया में कर लीजिए, आप 6,800 पाउंड को भी रुपया में कर लीजिए, उसका जो रेट दिया हुआ है, तो 6,800 इंटू 100 हो गया पाउंड, और 9680 इंटू 70 हो गया डॉलर। आपका वैल्यू कितना आ रहा है 677,600 और 6,80,000, इसका लोअर का 1%, लोअर क्या है 677,600 का 1% 6,776, तो अल्टीमेटली जब आप सबको टोटल करते हो तो आपका फाइनल टैक्सेबल वैल्यू आ रहा है 26,276, ये आपका टैक्सेबल वैल्यू है। अब इसका 9% सीजीएसटी निकाल लीजिए, इसका 9% एसजीएसटी निकाल लीजिए, दिस विल गिव यू द रिस्पेक्टिव आंसर ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, ये आपको इसका टैक्स लायबिलिटी का आंसर दे देगा। नेक्स्ट बेटा, रोडटेप स्कीम के बारे में पूछा है और डीम्ड एक्सपोर्ट के बारे में पूछा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली इसका आंसर देना पड़ेगा सर। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7A में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप ध्यान से देखो, इसमें जो थ्योरेटिकल मेन क्वेश्चन था ये बैगेज का सवाल था, एकदम ईजी था। पीआईओ है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, 40 ईयर्स का है, इंडिया टूर करने के लिए आता है अलोंग विथ हिज हर बेबी, एज 1.5 ईयर्स, इन्फेंट है, ठीक है। शी कैरिड विद हर फॉलोइंग गुड्स, पर्सनल इफेक्ट्स जितने भी यूज्ड क्लोथ्स है वो एग्जेम्प्ट होगा, पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ इन्फेंट भी एग्जेम्प्ट होगा, लैपटॉप 1 लैपटॉप इज एग्जेम्प्ट, ट्रैवल सोवेनियर इज एग्जेम्प्ट, 1 लीटर वाइन 2 लीटर वाइन तक के ऊपर जीएफए अलाउड है, तो 5,000 पे जीएफए मिल जाएगा। मोबाइल पे जीएफए अलाउड है 20,000, डिजिटल कैमरा पे जीएफए अलाउड है 60,000, सिगार्स 25 सिगार्स तक अलाउड है, 20 सिगार्स तक के ऊपर आपको मिल जाएगा जीएफए, तो पूरा वैल्यू क्या है 1340 जीएफए में ऐड हो जाएगा,
तो बेसिकली टोटल वैल्यू आ रहा है 86,340, इसमें से आप 50,000 माइनस कर देंगे और बैलेंस बचा 36,340। 36,340 पे आप 38.5% इंक्लूडिंग सरचार्ज, ठीक है, 35% आपका कस्टम ड्यूटी है, प्लस आप इसमें 10% ऐड करोगे तो आपका आ रहा है 3.5। तो 38.5% कस्टम ड्यूटी आप लगाओगे 36,340 पे और इसके ऊपर आपका आंसर आ जाएगा 13,991। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7B, जो कि आपका कस्टम ड्यूटी से एक सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। कस्टम ड्यूटी से आपको ये सवाल पूछा गया है, तो आइए बात देखते हैं। एसेसेबल वैल्यू और कस्टम ड्यूटी निकालने बोला है, तो सबसे पहले एफओबी वैल्यू ऑफ द मशीन है, फ्रेट पेड है एयर का, तो यहाँ पे 20% का लिमिट होगा। डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस रूल 10(1) में आएगा, कमीशन पेबल भी रूल 10(1) में आएगा। बिल ऑफ एंट्री का डेट 24 अक्टूबर है, अराइवल डेट 20 अक्टूबर है, तो विच एवर इज लेटर रेट लेंगे बीसीडी, और एक्सचेंज रेट लेंगे जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया 90 रुपीज का। आईजीएसटी लगाया और इंश्योरेंस का डिटेल्स पता नहीं है, आपको 1.125 लेना पड़ेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप सारे पहले आप एफओबी तक आ जाओ। 8,000 पाउंड हमने ऐड कर दिया, डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस 500 ऐड कर दिया। अच्छा 2% जो एफओबी का है दैट इज 8,000 का 2% यानी 160 भी आप ऐड कर दिए, तो आपका पाउंड आ रहा है कितना 8,660। इसको आप आईएनआर कन्वर्ट करेंगे 90 रुपीज में, तो 8,660 इंटू 90 आपको मिल रहा है 7,79,400। ये आपका एफओबी हो गया सर, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, फ्रेट ऐड करना है और इंश्योरेंस ऐड करना है। तो इसमें जो फ्रेट ऐड करेंगे आप, फ्रेट आपको ऐड करना पड़ेगा 2,500 यूके पाउंड्स, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल है, तो आप 2,500 को मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्सचेंज रेट के हिसाब से। दिस इज कमिंग टू 2,25,000। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो 20%, 779,400 का 20% है 155,800, तो ऑब्वियसली 155,800 आपका लोअर वैल्यू आएगा। तो आप फ्रेट को यहाँ पे 20% ऐड कर दीजिएगा 155,880, तो ऐड करने के बाद आपका आएगा 935,280, ठीक है। उसके बाद आप इंश्योरेंस को ऐड करेंगे, इंश्योरेंस कितना होगा 1.125%, ठीक है ना। एक्चुअल इंश्योरेंस आपको दिया हुआ नहीं है, आपको ऐड अपने आप करना पड़ेगा 1.125%, विच इज कमिंग टू 8,768 ऑफ द वैल्यू। टोटल आ रहा है 944,048 आपका वैल्यू आया। अब इस पे आपको क्या ऐड करना है, कस्टम ड्यूटी। तो बीसीडी आप 10% पे ऐड कर देंगे, 9,44,48 पे 10% आ रहा है 94,404। इसके ऊपर अलग से आप सरचार्ज ऐड करेंगे 10%, 94,404 पे 10% कितना आ रहा है 9,440। तो आपका टोटल वैल्यू क्या आ रहा है फॉर पर्पस ऑफ आईजीएसटी 1047,894। उसके ऊपर आपको क्या करना है, आईजीएसटी 12% चार्ज करना है विच इज 125,747। तो टोटल वैल्यू क्या आ रहा है 11,73,640। ये आपका टोटल इंपोर्टेड वैल्यू हो गया। इसको अगर आप अपने एसेसेबल वैल्यू से माइनस करते हो विच इज हाउ मच 944,048, तो जो आपका बैलेंस बचता है 229,593, दिस इज योर कस्टम ड्यूटी। जो आपका बैलेंस बचता है 229,593, दिस इज कंसिडर्ड टू बी योर कस्टम ड्यूटी, ठीक है ना। तो दिस इज डन। सुंदर मोटर इज अ कार डीलर सेलिंग कार्स ऑफ एन इंटरनेशनल कार कंपनी, ठीक है। सुंदर मोटर एक कार डीलर है, वो कार बेच रहा है इंटरनेशनल कंपनी का। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज ऑफ द कार सोल्ड बाय इट एज ऑल्सो ऑफ अदर कार्स। इट सीक्स और एडवाइस ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय इट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। Cars purchased from the manufacturer for making further supply of such cars। ध्यान से देखना, आपने कार खरीदा फर्दर सप्लाई करने के लिए, लेकिन 2 cars are destroyed in accidents while being used for test drive by potential customers। तो ये प्रॉब्लम हो गया ना, 2 कार आपका डिस्ट्रॉय हो गया, तो any goods which is destroyed you will not be allowed to claim input tax credit। आप कार डीलर थे, आपका वो 2 कार जो आपने परचेज किया, 2 कार जो बेसिकली 2 कार जो है वो फायर में डिस्ट्रॉय हो गया, वॉट एवर एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गया फॉर टेस्ट ड्राइव बाय पोटेंशियल कस्टमर्स, तो डेफिनेटली इसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी सर। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ कार वॉशिंग शेड। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई मिलता है क्रेडिट, या फिर या तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी। दिस इज नॉट अ प्लांट एंड मशीनरी, सो दैट इज वाई आपको इसकी भी क्रेडिट नहीं मिलेगी दोस्त, ठीक है। तो ये था सर हमारा पूरा का पूरा 2 से लेके 8, जिसमें से आपको जो है अटेम्प्ट करना था सेक्शन नंबर बी में क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये है आपका 5 क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करना था आउट ऑफ 7, तो 5 इंटू 14 70 मार्क्स और 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू है। तो ये था आपका सीएमए फाइनल आईडीटी के न्यू सिलेबस के हिसाब से मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर December 23 एग्जामिनेशन। आई होप दैट
कंसेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। और प्लीज आप मेरे मैराथन को वॉच करिएगा, उससे आपको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। प्लस मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में एडिशनल क्वेश्चंस जो कि आपके लिए रेलिवेंट है, एडिशनल क्वेश्चंस फॉर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, जो थ्योरी पोर्शंस आपके लिए रेलिवेंट है वो मैंने दे के रखा है। वो पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, फटाफट जाके चेकआउट कर लेना। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इफ यू हैव नॉट डन, क्योंकि बहुत सारे रेगुलर अपडेट्स आपके पास आने वाले हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो सर आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। बूस्टर सेशन 1 डे बिफोर एग्जाम भी हम मिलेंगे आपसे, तो जरूर आपको मेरे साथ वहां पे पार्टिसिपेट करना है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन।